हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। यहां पे बच्चा आपके लिए एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ सिंप्लीफाइड किया जाता है, जो पूरे यूट्यूब के सारे चैनल के ऊपर कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। सारे टीचर्स चैप्टर को खत्म करने के लिए पढ़ाते हैं, हम चैप्टर को डिटेल में समझाने के लिए आपको पढ़ाते हैं। बच्चा लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप कौन से स्टेट में से, कौन से सिटी में से ये लेक्चर देख रहे हो, ताकि हमें थोड़ा सा मिले मोटिवेशन कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आगे जाके डिलीवर कर पाए। चलिए बच्चा लोग, बारी है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एसी करंट की। अब ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट। अब ये चैप्टर जब आप मेरे पास सीखोगे ना बच्चों, तो आपको इस चैप्टर में इतना भी डाउट नहीं रहेगा। ये चैप्टर में बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व है, बट बिलीव मी, मैं जब आपको ये चैप्टर सिखाऊंगा ना, तो आपके लिए ये चैप्टर ऐसा मस्का हो जाएगा, मस्का। आपको एग्जाम में इसको ज्यादा रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं एसी करंट चैप्टर। चलिए बच्चा, बेसिकली दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है डीसी करंट, जिसके हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, राइट। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता नहीं है। तो अगर हम सिंपली बच्चों इस तरह से लिखे कि ये टाइम और ये करंट, तो डीसी करंट अगर ऐसा है तो ये कांस्टेंट डीसी करंट है जो सिर्फ पॉजिटिव है। और अगर हम ऐसे लिखे तो बच्चों ये वेरिंग डीसी करंट है, बट ये अपना साइन नहीं बदल रहा है, वैल्यू खाली और खाली कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है उसे कहते हैं डीसी करंट। और ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, एसी करंट। तो एसी करंट क्या करता है बच्चों, इट चेंजेस द डायरेक्शन विद टाइम। सो वी कैन रिप्रेजेंट द एसी करंट इन डिफरेंट वेज। एक ये एसी करंट हो गया, देख लीजिए, पॉजिटिव था, पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव। फिर इस तरह के भी एसी करंट्स होते हैं बच्चों, लाइक दिस। तो ये भी कौन सा करंट है बच्चों, एसी करंट है, जो क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, राइट। तो डीसी करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एसी करंट डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, चलिए बच्चों, एसी वोल्टेजेस कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, राइट। आप एसी वोल्टेज को बहुत आसानी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो बाय द डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये दो मेन चीजें हैं जो एसी के यूज को ज्यादा प्रेफरेबल करता है कंपेयर टू डीसी वोल्टेज। एक तो आप एसी वोल्टेज को बहुत आसानी से बढ़ा घटा सकोगे, और दूसरा एसी वोल्टेज को हम इकोनॉमिकली ज्यादा पावर लॉस के बिना हम ट्रांसमिशन करवा पाएंगे। तो ये दो मेन बातें आपको बच्चा ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम सबसे पहले बच्चों एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे रेजिस्टर को, फिर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंडक्टर को, और फिर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे कैपेसिटर को। उसके बाद 5 एग्जाम्पल करेंगे और ये लेक्चर हम करेंगे खत्म। फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे एलसीआर एसी सीरीज सर्किट, राइट, रेजोनेंस एंड पावर। फिर और 5 एग्जाम्पल और वो लेक्चर भी खत्म, और आखिरी लेक्चर आएगा ट्रांसफॉर्मर का। चलो बच्चा, तो क्या थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए बच्चों। अब धीरे धीरे ना डीमोटिवेशन, डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे वीडियोस पे अगर आप देखोगे तो मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ, 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का लेक्चर, और जब मैं व्यूज देखता हूँ तो 200, 300, 250, 200, 300, 250। एक इंसान के भी पॉजिटिव रहने की कुछ लिमिट होती है। अब ऑलमोस्ट मेरी लिमिट खत्म हो रही है। तो देखना बेटा कि शायद आप ये अच्छे अच्छे टीचर्स को खो ना दो ये रील्स वाले टीचरों के चक्कर में। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये कैमरा क्रॉस है, मैं सीधा कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ बच्चों, चलिए रेडी टू रिकॉर्ड। चलिए, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर। बच्चा ध्यान से देखना, सिंपल है। तो हमने ले लिया एक रेजिस्टर आर, और उसको हमने अप्लाई कर दिया है एसी वोल्टेज। हम इस तरह से एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यूजुअली हम एसी वोल्टेज लेते हैं बच्चों साइन, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो, ये Vm क्या है बच्चों, Vm है वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ओमेगा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि एसी वोल्टेज है बच्चों तो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन प्लस माइनस चेंज करेगा, इसलिए हमने ले लिया है साइन फंक्शन, क्योंकि साइन फंक्शन भी अपना डायरेक्शन या अपना मैग्नीट्यूड प्लस माइनस चेंज करता है। राइट, तो इसलिए हमने साइन कर्व ले लिया है। चलिए, अब हुआ क्या बच्चों, सपोज इस सर्किट में से करंट निकला है आई, तो वही करंट आपका यहाँ पे जा रहा होगा। राइट, मतलब हमने जो भी वोल्टेज लगाया है वो वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस पे। चलो तो सिंपल है बच्चा, रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज मिलता है, V इक्वल टू आई आर। चलो वोल्टेज V क्या है बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। राइट, तो हमें करंट कितना मिला बच्चों, करंट मिला Vm, आर को नीचे डिवाइड कर दो, साइन ओमेगा टी। तो ये जो टर्म है बच्चा Vm बाय आर, इसे हम कहेंगे करंट का मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, V बाय आर। ओम्स लॉ से क्या होता है, करंट, कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट। तो बच्चा आपको एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे करंट का, कि करंट I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, करंट I इक्वल टू व्हाट, आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट बच्चा, एक तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm बाय आर, और दूसरा करंट का फेस। तो देखिए बच्चों, वोल्टेज के फेस में भी क्या था, ओमेगा टी, और करंट के फेस में भी क्या आया है, साइन के साथ ओमेगा टी। मतलब दोनों बच्चा टाइम के साथ साथ ही एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ है। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट बच्चा दोनों साथ में ही चलता है। मतलब जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज भी मिनिमम होगा। दोनों कैसे चल रहे हैं बच्चों, साथ साथ चल रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ गया बच्चों, कि फेस का जो डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, फेस या एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। दोनों साथ में ही चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या आया है, ओमेगा टी। सो हियर करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चे, Vm बाय आर, एंड जो फेस डिफरेंस है वो क्या है, जीरो। फेस डिफरेंस क्या है बच्चा, ये फाई क्या है, फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन, फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो देखो, अगर आप बच्चा इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करो ना, तो साइन कर्व हमने लिया है, क्या लिया है बच्चों, हमने साइन कर्व लिया है ना। सपोज ये आपका टाइम का एक्सिस है, ओके। तो साइन कर्व बच्चों जीरो पे क्या होता है, जीरो ऑब्वियस, फिर ये बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से चलता रहेगा साइन कर्व। तो ये सपोज आपका वोल्टेज का कर्व है, व्हाइट वाला। तो करंट भी बच्चा सेम फेस में है, मतलब जहां पे वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। करंट का वैल्यू वोल्टेज से कम रहेगा, बिकॉज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर हो रहा है, ठीक है। फिर जहां पे वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जहां पे वोल्टेज नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, वापस जीरो साथ में। तो देखिए करंट कैसा चल रहा है बच्चों, साथ साथ चल रहा है, इन फेस। राइट, करंट कैसा चल रहा है बच्चों, इन फेस चल रहा है, साथ साथ। फोन आ गया किसी का, एक सेकंड ना। चलो, तो यहाँ पे करंट भी कैसा है बच्चों, सेम फेस में है। सो वी एंड आई दोनों एक ही फेस में है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा ग्राफ। समझ आई आपको बात? ओके, आगे देखते हैं। अभी इसमें एक आरएमएस टर्म भी आ रहा है, तो चलिए हम सीधा जाएंगे बच्चों आरएमएस टर्म के ऊपर। एंड बिफोर दैट हम ये फाइंड करते हैं कि ये रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड, ये क्या लिखा, कंबूब, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस ओवर वन साइकिल और ओवर दी वन टाइम पीरियड। सो एक टाइम पीरियड में ये रेजिस्टेंस कितने पावर को कंज्यूम करेगा। सो बच्चा हम सबको पता है कि पावर P क्या होता है, V इंटू आई। चलो वोल्टेज V क्या था बच्चों, Vm साइन ओमेगा टी। और करंट क्या आया था बच्चों, करंट आया था Im साइन ओमेगा टी। ओके, तो कैन आई राइट दिस एज Vm इंटू Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ सर लिख सकते हो, लिख दिया। व्हाट इज दिस Im बच्चों, Im क्या है बच्चों आपका, Vm डिवाइड बाई आर। Im क्या है, Vm बाई आर इंटू वॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी टी टाइम पे अगर आपको पावर चाहिए तो ये टाइम का वैल्यू रख दो, आपको पावर मिल जाएगा। इफ आई वांट टू फाइंड एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, ये कौन सा पावर है बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर है। दिस इज द पावर एट एनी इंस्टेंट। तो अब अगर मुझे एवरेज पावर चाहिए बच्चों ओवर वन साइकिल, तो क्या करेंगे, तो बच्चों एवरेज पावर ओवर वन साइकिल
राइट। वन साइकिल मतलब बच्चों यहाँ से वोल्टेज जीरो से लेके जीरो, तो ये कंप्लीट हुआ आपका एक साइकिल। तो ये एक पूरे साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ है, दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। इस तरह से एवरेज का ये सिंबल है, तो यहाँ पे वी एम स्क्वायर बाई आर, इसका एवरेज वैल्यू कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मैक्सिमम वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस चेंज होने वाले नहीं है। मैक्सिमम वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा, बट जो मैक्सिमम है दैट इज फिक्स, राइट। तो हमें किसका एवरेज लेना पड़ेगा बच्चों, साइन स्क्वायर का। अब बच्चों ये पूरे चैप्टर में कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर का एक साइकिल का एवरेज वैल्यू होता है जीरो, सॉरी साइन थोड़ी है, साइन स्क्वायर है ना 1/2, राइट। ये हमें याद रख लेना है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों का एक पूरे सर्कल पे या एक पूरे साइकिल पे एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। सो एवरेज वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका 1/2 हो जाएगा। तो आपको एवरेज पावर क्या मिल गया बच्चों, वी एम स्क्वायर बाई 1/2 का 2 यहाँ पे आ गया आर। इफ आई राइट वी एम इक्वल टू आई एम इंटू आर, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों आपका, आई एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2, आई एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया बच्चों आपका एवरेज पावर। सो ओनली रेजिस्टिव सर्किट योर एवरेज पावर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एवरेज पावर। मतलब एक साइकिल में रेजिस्टेंस इतने पावर को हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा, तो इतना पावर जो है दैट विल बी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि रेजिस्टेंस को करना क्या है भाई, जो भी पावर आएगा उसको हीट के फॉर्म में उड़ा देगा। ओके, तो क्या कर रहा है बच्चों, सिंपली पावर इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, करंट है रेजिस्टर का आई एम साइन ओमेगा टी, वी एम आई एम साथ में साइन स्क्वायर हो गया, आई एम की जगह लिख दिया वी एम बाई आर, और फिर ले लिया एवरेज वैल्यू। तो एक साइकिल पे ये साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2, राइट। तो आपका एवरेज पावर क्या बन गया, वी एम स्क्वायर बाई 2 आर, और यू कैन राइट आई एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो गया आपका एवरेज पावर। इज दैट क्लियर? सिंपल है एकदम, कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंपल टॉपिक अभी तो चल रहा है। ठीक है, साथ में नोट्स लिखते जाइए, और अगर नोट्स आपको रिटर्न चाहिए, यही नोट्स चाहिए, तो फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरे साल के जितने भी नोट्स है यूट्यूब के मेरे लेक्चर्स के, वो सारे आपको एक साथ में 199 रुपीज़ में मिल जाएंगे, राइट। बाकियों का 3500-4000 रुपये दे के सब्सक्रिप्शन दे रहे हो ना, तो ये 199 रुपीज़ के अंदर आपको नोट्स पूरे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो ऑलमोस्ट ना के बराबर प्राइस है। ओके, चलो अब बच्चा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट थियरी आता है जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव करंट, आरएमएस करंट और इफेक्टिव करंट। तो बच्चा हमने ये देखा कि एक साइकिल में एसी करंट रेजिस्टेंस से इतना पावर लॉस करवाएगा। अगर इतना ही पावर डायरेक्ट करंट से लॉस करवाना है, जितना करंट एसी लॉस कर रहा है एक साइकिल में, जितना पावर एसी लॉस कर रहा है एक साइकिल में, उतना ही पावर अगर डीसी को लॉस करना है एक साइकिल में, तो वो डीसी करंट कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट। समझे मैंने क्या कहा? जितना पावर लॉस एसी कर रहा है एक साइकिल में, उतना ही पावर लॉस अगर डायरेक्ट करंट को करना है उतने ही टाइम में, तो वो डायरेक्ट करंट कितना होना चाहिए, राइट। तो वो डायरेक्ट करंट जो उतना ही पावर लॉस करेगा जितना एसी करंट लॉस कर रहा है, तो उस डायरेक्ट करंट को कहा जाता है बच्चों आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। समझे कि नहीं? तो चलिए बच्चों आपके लिए लाया जाए डेफिनेशन। सो आरएमएस करंट इज द इक्विवेलेंट डीसी करंट, equivalent DC current that would produce the same average power loss as the alternating current, अब देखो इसको आप दो तरह से ला सकते हो। पहला मेथड मैं आपको बताता हूं क्या दिया है बच्चों, जितना पावर लॉस डीसी में हो रहा है उतना ही पावर लॉस एसी में होना चाहिए। अब डीसी का पावर लॉस क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आर, और एसी का पावर लॉस क्या आया बच्चों, आई एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2। आर आर हो गया कैंसल, तो ये करंट कितना आ गया बच्चों आपका आई एम बाई रूट 2। तो ये जो बना ना आई, यही है आपका इफेक्टिव करंट, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, IRMS भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम प्यार से, IRMS।
तो पहला ये मेथड है कि आप दोनों तरफ पावर सेम कर दो, एसी पावर डीसी पावर, और सिंप्लीफाई करो। दूसरा, उसके नाम में जाओ, RMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो मेथड 2 क्या है बच्चों? मेथड 2 कहता है कि IRMS इज रूट मीन स्क्वायर करंट। ये लेक्चर बच्चा पूरी तरह से एनसीईआरटी का आया, इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ भी नहीं जोड़ने वाला हूं, प्योरली एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी, ठीक है। ओके, सी रूट मीन स्क्वायर करंट। तो बच्चा हमारे करंट का वैल्यू क्या आया था? IM sin ओमेगा टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? करंट का स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट। तो पहले करेंगे करंट को स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा बच्चा आपका IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका करेंगे मीन वैल्यू, मीन मतलब बच्चों एवरेज, तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, तो IM स्क्वायर का एवरेज तो सेम ही रहेगा, एवरेज किसका लेना पड़ेगा? साइन स्क्वायर का। चलिए, अभी बताया मैंने चिल्ला चिल्ला के कि साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/2। तो पहले आपने क्या किया बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर किया और स्क्वायर का क्या लिया? एवरेज, IM स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या आया बच्चों? 1/2। अब लास्ट स्टेप देखो, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, बचा क्या? अभी रूट लेना है, तो लेट्स टेक द रूट हियर। तो इफ आई टेक द रूट ऑफ दिस, स्क्वायर के मीन का रूट, अगर हम इसका रूट ले ले बच्चे, आई स्क्वायर के मीन का रूट, तो चलो इसको रूट ले लीजिए, तो IM स्क्वायर का रूट हो जाएगा IM, और 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2। और यही जो क्वांटिटी है बच्चों, स्क्वायर के मीन का रूट, यही क्या है आपका? IRMS है, ठीक है बच्चों। क्या है? यही आपका IRMS। तो एक और तरीके से भी आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये तो करंट का RMS वैल्यू है बच्चा। सिमिलरली अगर वोल्टेज का भी आपको RMS वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो बच्चा ये तो खराब नहीं लग रहा है, ब्रैकेट सही बनाते हैं, चलो इतना ही इनफ है। तो अगर आपको बच्चों वोल्टेज का भी RMS वैल्यू लिखना है ना, लिखा है इसके बाद के स्लाइड में है, कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो, अगर आपको बच्चा वोल्टेज का भी RMS वैल्यू लिखना है, तो वोल्टेज का भी RMS वैल्यू क्या हो जाएगा? वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2, राइट। तो जब भी आपको बच्चों AC वोल्टेज दिया होता है ना, तो आपको हमेशा उसका RMS वैल्यू दिया होता है। और अगर आप AC सर्किट में एमीटर या वोल्ट मीटर भी जोड़ोगे, तो वो RMS वैल्यू मेजर करता है हमेशा, राइट। तो AC एमीटर और वोल्ट मीटर, they will always measure which value? RMS वैल्यू। अब मैं आपको पूछूं कि कौन सा करंट ज्यादा डेंजर है या कौन सा वोल्टेज ज्यादा डेंजर है? हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच इज मोर डेंजर, AC ऑफ 200 वोल्ट और DC ऑफ 200 वोल्ट? कौन ज्यादा डेंजर है? 200 वोल्ट का AC या 200 वोल्ट का DC, किससे बड़ा झटका लगेगा? तो देखिए बच्चों, DC का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, बट ये AC में जो भी वैल्यू दिया होता है वो कौन सा वैल्यू होता है? RMS होता है। मतलब ये जो आपको वैल्यू दिया है ना, ये कौन सा वैल्यू है आपका? RMS है। कौन सा? 200 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो RMS वैल्यू क्या होता है? VM/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? RMS इंटू √2। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों? √2 ऑफ 200। √2 मतलब 1.41 इंटू 200, मतलब ये वोल्टेज कितना होगा? मैक्सिमम 282 वोल्ट होगा। मतलब जो AC वाला है बच्चों, ये AC वाला मैक्सिमम कितना वोल्टेज है? 282 है। तो कौन ज्यादा डेंजरस है? AC वोल्टेज, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों? 200 वोल्ट है। तो इसीलिए AC ज्यादा खतरनाक है। तो अगर AC DC दोनों सेम वोल्टेज के दिए हैं, तो ज्यादा असर किसका होगा? AC का होगा, क्योंकि AC में हमेशा जो वैल्यू दिया होता है वो RMS होता है, और RMS को √2 टाइम्स करेंगे तब जाके उसका मैक्स वैल्यू मिलता है। ऐसा क्या? आई बात समझ में आपको? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे बाहर हलचल होती रहती है? बिकॉज मैं जिस क्लास में रिकॉर्ड करता हूँ ना, वो इंस्टीट्यूट का सबसे लास्ट क्लास है, तो बाहर कुछ भी है बच्चे, तो मैं शटर गिरा के रखता हूँ, बट कुछ पानी भरने के लिए आते हैं, साफ सफाई के लिए आते हैं, तो कुछ हलचल होती है ना, तो जी मचल जाता है कि क्या हो रहा है बाहर, तो थोड़ा देखने जाना पड़ता है।
एनीवे चलिए बच्चों, इतना क्लियर। फिर मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन करवाने के मूड में हूँ। ये फेजर तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, फेजर तो हम करेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ कि अगर आपको करंट बच्चों दिया हुआ है I = 3 + 4 sin ωt, तो इसका RMS वैल्यू क्या होगा? इसका RMS वैल्यू क्या होगा? तो रूल क्या है RMS का? स्क्वायर मीन रूट। तो पहले स्क्वायर कर दो, चलो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 3 = 12, 2 = 24 sin ωt। आई एम जस्ट डूइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज 16 sin square ωt। नाउ वी टेक द एवरेज ऑफ इट, स्क्वायर के मीन का, तो 9 का एवरेज तो 9 ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो साइन होता है ना, ये साइन का एवरेज वैल्यू होता है 0, क्योंकि आपका साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन का एवरेज वैल्यू होता है 0। बट जब आप साइन का स्क्वायर करते हो, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसीलिए स्क्वायर का एवरेज वैल्यू बनता है 1/2, या इंटीग्रेशन से किया जाता है, बट हमें इतना जरूरत नहीं है जाने का डिटेल में। 16 एज इट इज, और साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चा? 1/2। तो आपका एवरेज वैल्यू हो गया 9 + 8 17, एंड नाउ वी डू दी अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये हो गया आपका IRMS, which is under root of 17, somewhere near to 4.1 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका RMS वैल्यू कितना है बच्चों? 4.1 एम्पियर जितना है। RMS वैल्यू कितना है बच्चों? 4.1 एम्पियर इस केस में, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड फेजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का, फेजर। तो फेजर क्या है पता है? फेजर है एक रोटेटिंग वेक्टर, और इस रोटेटिंग वेक्टर का, सुनिए, फेजर है एक रोटेटिंग वेक्टर, और इस वेक्टर का y कंपोनेंट साइन वैल्यू देगा, और इस वेक्टर का x कंपोनेंट कॉस वैल्यू देगा। नहीं समझे? चलो समझाता हूं आपको। तो सपोज बच्चों ये आपका AC वोल्टेज है, पहले खाली वोल्टेज समझते हैं। ये आपका AC वोल्टेज है, ठीक है, व्हाट इज इट? AC वोल्टेज V, राइट। देखिए इसका वैल्यू चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ओके, तो लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर एंगल ωt, अभी इसका ये वैल्यू है, अभी इसका ये वैल्यू है कितने एंगल के बाद? ωt के बाद, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसके रिलेटेड एक फेजर बनाएंगे, राइट। तो मैंने 2 एक्सिस ले लिए, x एंड y, और मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखना, ये जो ωt है ना बच्चों, इतने एंगल के ऊपर, ωt जितने एंगल के ऊपर एक लाइन बनाऊंगा। सपोज ये 30 डिग्री है, इट कैन बी एनी वैल्यू, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो जो भी एंगल है, सपोज अभी 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो मैं उतने एंगल के ऊपर एक लाइन बनाऊंगा। तो मैंने एक लाइन बना दिया, कितने एंगल के ऊपर बच्चे? ωt एंगल के ऊपर। सो मैंने ωt एंगल के ऊपर एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब ये जो आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपको यहां पे खींच के ले आना है, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर बना बच्चों, ये है आपका फेजर ऑफ वोल्टेज, जिसे हम कहते हैं कैपिटल V वेक्टर। क्या है ये है वोल्टेज का फेजर, और इस फेजर का जो मैग्नीट्यूड है, जो ये फेजर का लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा? जो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है उतना ही होगा, राइट। तो ये फेजर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। और जब आप इसका लेते हो बच्चों साइन कंपोनेंट, साइन मतलब कौन सा कंपोनेंट बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब आप इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट लोगे ना बच्चों, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो, ωt यहां पर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन होगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, ये है आपका Vm का साइन ωt कंपोनेंट, जो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला है, राइट। हमने वोल्टेज जो लिया था, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था बच्चा? ये किसके रिलेटेड ग्राफ है? तो ये रिलेटेड ग्राफ है V = Vm sin ωt, है ना। तो हमने सिंपली क्या करना है बच्चों? हमें फेजर ड्रॉ करने के लिए ωt एंगल के ऊपर एक वेक्टर बनाना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू जितना, और उस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन रिप्रेजेंट करेगा, और उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हम कहते हैं बच्चों फेजर डायग्राम। अभी आगे बहुत सारी चीजें फेजर डायग्राम से होने वाली है। लेट्स रीड दिस। तो फेजर डायग्राम है क्या बच्चों? तो फेजर इज अ वेक्टर which rotates about the origin with the angular speed omega।
सो ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से ये रोटेट होगा। अब देखिए जैसे ये वेक्टर आपका रोटेट होगा ना, वाई कंपोनेंट धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर जैसे ही ये आपका वेक्टर इस तरफ घूमेगा वाई कंपोनेंट वापस छोटा होकर जीरो हो जाएगा। फिर वापस आपका जब ये सपोज ये मार्कर आपका वाई कंपोनेंट है, तो अभी आपका वाई कंपोनेंट बच्चों यहाँ पर है। अब जैसे कैसे आगे जाएगा वाई कंपोनेंट बड़ा होगा, राइट। फिर जैसे कैसे ये नीचे आएगा वाई कंपोनेंट धीरे धीरे वापस क्या होगा, कम होकर कितना हो जाएगा, जीरो। अब वापस ये नीचे जाएगा घूमते घूमते वाई कंपोनेंट नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर वापस ये ऊपर आएगा वाई कंपोनेंट धीरे धीरे घट के जीरो, राइट। तो ये वाई कंपोनेंट जो है वो सिंपली आपका ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहेगा। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर V and I रिप्रेजेंट द साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी V and I। चलो अब इसके लिए करंट भी बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप में रेजिस्टेंस के लिए करंट वाज इन सेम फेस लाइक दिस। तो देखो करंट का फेजर क्या बनेगा, वो भी सेम ही एंगल के ऊपर है। तो करंट का फेजर अगर आप यहां से लाइन खींचते हो बच्चा, तो इतना जो बना ना ये करंट का फेजर है। ये जो आपको येलो दिख रहा है ये किसका फेजर है बच्चों, करंट का, राइट। किसका फेजर है बच्चों, ये करंट का, क्योंकि आपको एक ही के ऊपर दोनों दिखाना है। तो ये फेजर किसका है, करंट का है। देखिए वैसे भी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट कैसे थे, हम साथ साथ है, तो V और I दोनों एरो एक ही तरफ रहेंगे, राइट। तो ये वोल्टेज का भी जो इंस्टेंटेनियस, करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट विल बी दिस वन। तो ये जो येलो किया है वो करंट का वैल्यू है विच इज Im sin ओमेगा t। दिस I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। दिस इज व्हाट इट इज। ये है कुछ फेजर डायग्राम। चलिए बेटा आगे बढ़ते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमने तीन चीज़ें सीखी बच्चा। पहला हमने सीखा अगर एसी करंट रेजिस्टेंस को लगाया तो क्या होगा, पावर कितना लॉस होगा, आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं, और फेजर क्या है। चार चीज़ें हमने क्लियर करी एंड आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अभी मेरा पूरा सिस्टम चौकअप है, इतनी सर्दी हो रखी है मुझे, ये पूरा सिस्टम चौकअप है। मैं चाह के भी जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। एनीवेज कोई नहीं, ज़रूरत भी नहीं है सर, माइक अच्छा है आपका। चलिए अब बच्चों एसी वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं अपने इंडक्टर को। इंडक्टर मतलब कॉइल, तो ये हो गया बच्चों इंडक्टर L, और यहाँ पे अब मैंने अप्लाई करा है वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। चलिए सिंपली क्या होगा बच्चों, अगर आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करें, यहाँ पे सपोज सर्किट का करंट है I, अपने को I ही फाइंड करना है कि करंट कितना होगा। ध्यान से देखना बच्चों, तो अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज V प्लस सपोज यहाँ पे वोल्टेज आया है VL, सो KVL अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज V प्लस VL विल बी इक्वल टू 0। दो ही चीजें हैं, एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। सो बैटरी का वोल्टेज V प्लस इंडक्टर का वोल्टेज VL दोनों मिला के टोटल क्या होगा, 0। चलिए अब आपने बच्चों लास्ट चैप्टर में सीखा होगा कि ये VL क्या होता है। पहले V रख दो, V कितना है बच्चों, Vm साइन ओमेगा t, और इंडक्टर का वोल्टेज होता है बच्चों माइनस L इंटू di/dt दैट इज इक्वल टू 0। इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है बच्चों, माइनस L इंटू di/dt, लास्ट चैप्टर में था ये। सो क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, Vm साइन ओमेगा t इक्वल टू L इंटू di/dt। चलिए L नीचे लेंगे, dt ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Vm/L साइन ओमेगा t dt इक्वल टू di। अब डी आई डेरिवेट के फॉर्म में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो वी एम कॉन्स्टेंट, ये दोनों इंटीग्रेट कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। चलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो भी टी के साथ, वेरिएबल के साथ जो भी है, कौन है बच्चों यहाँ पे वेरिएबल के साथ है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे नीचे होता है डिवाइड, ये रूल है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के साथ कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा नीचे आपको डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई। मतलब हमें कुछ सेटिंग मिला है, क्या सेटिंग मिला है, ध्यान से देखना बच्चों, हमें मिला है यहाँ पे करंट आई इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल इंटू माइनस, मैं कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यस सर लिख दिया हमने। तो मैंने कॉस को कन्वर्ट क्यों करा, बिकॉज वोल्टेज बच्चों साइन में था, तो करंट भी अपने साइन में लाएंगे तो आपको फेस डिफरेंस पता चलेगा कितना हो रहा है, ठीक है। चलो तो मैंने कॉस ओमेगा टी को लिख दिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी, अब माइनस साइन चला जाएगा अंदर,
अब जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, और पाई बाई टू क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका करंट का इक्वेशन। यही तो बच्चा अपने को लाना था, यही अपने को लाना था। चलो इसमें से हमें आउटकम क्या मिला, हमें पहले मिला बच्चों करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो है ऊपर, बट रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है, ओमेगा एल। तो वही तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ओमेगा एल को हम कहते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो बच्चों कॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ओमेगा इंटू एल, तो ये एक्सएल है बच्चों आपका ओमेगा इंटू एल। ओमेगा होता है 2πf इंटू एल। मतलब कॉइल की वजह से कितना रेजिस्टेंस बनेगा उसे कहते हैं रिएक्टेंस, और ये रिएक्टेंस बनेगा बच्चा ओमेगा इंटू एल। क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? परफेक्ट। आगे देखते चलो ना। अब यहां पे देखो वोल्टेज में क्या था, ओमेगा टी था, और करंट में क्या आया बच्चों, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू मतलब करंट एंगल में 90 डिग्री पीछे पड़ गया। वोल्टेज में खाली ओमेगा टी है, करंट में ओमेगा टी माइनस 90 हो रहा है, मतलब यहां पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो फेस डिफरेंस क्या आया, 90 डिग्री। करंट का एंगल नेगेटिव 90 है, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है बच्चों, लैग कर रहा है। करंट lags behind the voltage by पाई बाई टू, और टाइम के फॉर्म में लिखो तो t/4। राइट, मतलब वोल्टेज आगे आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे चलेगा। करंट लेट हो जाएगा, कितना लेट हो जाएगा, t/4 जितना। राइट, मतलब अगर टाइम पीरियड है 4 सेकंड का, तो करंट कितना लेट हो जाएगा, 4/4, 1 सेकंड। मतलब करंट वोल्टेज से 1 सेकंड लेट चलेगा। मतलब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज उसके 1 सेकंड के बाद मैक्सिमम होगा। करंट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, करंट उसके 1 सेकंड के बाद जीरो होगा। राइट, मतलब करंट यहाँ पे t/4 या पाई/2 जितना लैगिंग है, लैग कर रहा है, ठीक है, पीछे चल रहा है। तो बच्चों ग्राफ कैसा दिखेगा और इसका फेजर कैसा दिखेगा, चलो दोनों बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, लेट्स मेक द ग्राफ फॉर दिस। चलो तो सपोज ये आपका वोल्टेज है, ये है आपका वोल्टेज, है ना। ये वैल्यू होता है आपका, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ तो पाई, ये वैल्यू होता है आपका पाई/2। एंगल में ये होता है आपका 3π/2, और ये एक साइकिल पूरा हुआ मतलब 2π। वी आर ड्राइंग फॉर ओमेगा टी एंगल के लिए। अब करंट बच्चों डिले हो चुका है, करंट लेट हो चुका है। करंट लेट हो चुका है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे मैक्स जीरो हो चुका है, करंट डिले हो चुका है, मतलब करंट थोड़े बाद में जीरो होगा। वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम हो चुका है, करंट डिले चल रहा है, मतलब करंट यहाँ पे आपका मैक्सिमम होगा। अब वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो चुका है, करंट डिले चल रहा है, मतलब करंट बाद में जीरो होगा। वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका है नेगेटिव में, तो करंट उसके बाद में मैक्सिमम होगा। मतलब करंट का साइकिल बच्चों ऐसा चलेगा, पूरा लेट चल रहा है करंट आपका। तो ये किसका ग्राफ बना बच्चों, करंट का। ये किसका है, वोल्टेज का। तो करंट लेट चल रहा है, लेट मतलब वो टाइम में पीछे है। ये होता है लेट चलना, ये होता है आगे चलना, जल्दी चलना। तो अपना करंट पीछे पीछे चल रहा है, अपने इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं अपने। राइट, तो ये आगे हुआ और ये पीछे हुआ, तो करंट पीछे चल रहा है। मेक इट क्लियर है। चलो इसका अगर अपने फेजर बनाए बच्चों, हाउ विल इट लुक लाइक। चलो इसका फेजर बनाते हैं, ठीक है। इससे कोई भी एक टाइम ले लेते हैं। चलिए आपने ना ये टाइम ले लिया सपोज, राइट। एज आई टोल्ड यू कि जो भी आपका एंगल होगा उस एंगल के ऊपर अपने एक लाइन बना देंगे, बना दिया, ओके। और इसके रिलेटेड पॉइंट, ओ माय गॉड, ये सबसे गलत बात हो गई, वो ग्राफ ही निकल गया मेरा। एक मिनट, लेट मी मेक इट वन मोर टाइम। सही है, चलो। सो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट खींच कर यहाँ पे लाएंगे। तो ये हो गया आपका किसका फेजर बच्चे, वोल्टेज का फेजर V। ये हो गया फेजर ऑफ वोल्टेज V। अब करंट बच्चों 90 डिग्री लेट चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो आप देखो वैसे भी करंट आपका ना यहाँ पर है, मतलब करंट का जो भी फेजर है वो इस लाइन के ऊपर आने वाला है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 90 डिग्री पे लाइन बनाएंगे।
बनाया 90 डिग्री पे लाइन, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और ये जो है वो करंट का आपका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया फेजर ऑफ करंट। तो वोल्टेज बच्चों यहां पर है आगे, और करंट 90 डिग्री फेस में पीछे है। करंट 90 डिग्री फेस में पीछे है। ये एंगल कितना है बच्चों आपका, ओमेगा टी। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2 नीचे, है ना। तो मैं आपको बहुत बारीकी में सब कुछ सिखाऊंगा बेटा, बाकियों की तरह नहीं भगा भगा के करा दिया। जो चीजें दी है समझ में आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कहीं से क्या ट्विस्ट करके पूछे, नो वन नोस। सो वी हैव टू बी रेडी टू द पॉइंट। कुछ भी पूछा हमें टेक्निकली पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया बच्चा इसका फेजर डायग्राम। चलो अब इसका पावर देख लेते हैं कि ये पावर कितना लॉस करेगा बच्चे। तो पावर की भी बात कर लेते हैं चलो। सो पावर इन केस ऑफ इंडक्टर, पावर इन केस ऑफ एसी अप्लाइड टू द इंडक्टर। ध्यान से देखना, सिंपल ही है ये भी, इतना कुछ खास टिपिकल नहीं है, सिंपल ही है, राइट। सो बच्चों इंडक्टर के केस में आपने वोल्टेज क्या अप्लाई किया था, Vm साइन ओमेगा टी, और आपका करंट आया था। देखिए मैं करंट के लिए ना ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला मैं यूज करूंगा, राइट। दैट इज Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, आई यूज दैट। तो ये आया था आपका माइनस Vm बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो किसी भी मोमेंट पे पावर क्या होता है बच्चों, हैंस द पावर एट एनी टाइम, पावर एट एनी टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, V इंटू आई, मल्टीप्लाई करेंगे, V है आपका Vm साइन ओमेगा टी, और I है माइनस Vm बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। चलिए थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला बनेगा बच्चों, साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। साइन इंटू कॉस क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। मतलब ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा माइनस Vm स्क्वायर बाई ओमेगा एल, और ये साइन इंटू कॉस की जगह आपने लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये मैथ्स का आइडेंटिटी है, नीचे 2 लिखा है बच्चों। ये तो हो गया पावर एट एनी इंस्टेंट। अगर आपको एवरेज पावर चाहिए ओवर वन साइकिल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा आपको। हैंस एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास है यहाँ पे Vm स्क्वायर बाई ओमेगा एल विथ नेगेटिव साइन, और हमें एवरेज लेना पड़ेगा किसका, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 का लेना पड़ेगा एवरेज। तो अब भी हमने कहा बच्चों साइन और कॉस ये दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। तो बच्चा यहाँ पे जो भी साइन वाला टर्म, एंगल से मतलब नहीं है, साइन वाले टर्म का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब इंडक्टर के केस में बच्चों एवरेज पावर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम करे बिना एसी करंट को पास करवा देता है। ऐसा क्यों, तो बच्चा ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर की एक फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर। तो इंडक्टर क्या करता है, अपने मैग्नेटिक फील्ड में पावर को या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो जब पावर बढ़ रहा होगा इंडक्टर वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और जब पावर घट रहा होगा इंडक्टर वही पावर को वापस दे देगा सर्किट को, राइट। तो इंडक्टर बारी बारी से पावर लेता देता करते रहता है। तो इसीलिए ओवरऑल कोई पावर लॉस होता नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों के इंडक्टर परसिस्ट करंट विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, एंड दिस करंट I जो कोई भी पावर लॉस के बिना जा रहा है, इट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं वॉटलेस करंट, क्योंकि ये करंट कोई पावर लॉस नहीं कर रहा है। यूजुअली करंट जब भी होता है तो पावर लॉस होता है I स्क्वायर इंटू आर। ये सर्किट में R है ही नहीं, ये सर्किट में क्या है, इंडक्टर है, और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करके वापस क्या करता है, रिलीज कर देता है। ओके, देखिए आप यहां से भी इसको समझ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा बेटा, ज्यादा नहीं है।
ये पूरे साइकिल को अब मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहले पार्ट में देखो, आपका वोल्टेज ऊपर है, व्हाइट लाइन मतलब पॉजिटिव, करंट आपका नीचे है मतलब नेगेटिव। तो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई, नेगेटिव। नेगेटिव पावर मतलब पावर सर्किट को वापस दे दिया। अब सेकेंड पार्ट में देखो, आपका वोल्टेज भी ऊपर है, व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन भी ऊपर है, दोनों पॉजिटिव है, तो पावर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब इस क्वार्टर के लिए पावर सर्किट में से लिया गया है, किसने लिया, इंडक्टर ने लिया। अब वापस देखो, तो वोल्टेज का व्हाइट लाइन नीचे आ गया, बट करंट का लाइन अभी भी ऊपर ही है, ब्लू लाइन। तो पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब जो पावर लिया था वापस दे दिया सर्किट को। लास्ट में देखो, वोल्टेज का व्हाइट लाइन भी नीचे है नेगेटिव में, करंट का ब्लू लाइन भी नेगेटिव में, दोनों लाइन नीचे है, तो पावर वापस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। मतलब इंडक्टर क्या करता है बच्चों, पावर कंटिन्यूसली लेगा देगा, लेगा देगा, लेगा देगा, लेगा देगा, ये चलता रहेगा, राइट। ओके, सो दैट इज वाई इंडक्टर कोई भी पावर लॉस करे बिना करंट को चला सकता है एसी सर्किट में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यही एसी अपने अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चा कैपेसिटर को। आ जाइए, चलिए कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं, कुछ स्लाइड्स खाली रह जाएगी, आ जाइए, चलिए कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चा जब आपने डीसी सर्किट डायरेक्ट करंट के साथ कैपेसिटर जोड़ा था, तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी में से चार्ज को लेके क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा उसका खुद का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करेगा, बैटरी के वोल्टेज को अपोज करेगा। और जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, मतलब जब कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज बच्चों बैटरी के वोल्टेज जितना हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर करंट को बंद कर देता है। उसके बाद कैपेसिटर करंट को बंद कर देता है, मतलब कोई करंट कैपेसिटर में से जा नहीं सकता है। मतलब डीसी सर्किट में कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लिमिट कर देता है। डीसी सर्किट में जब तक खुद चार्ज होता रहेगा कैपेसिटर करंट को आने देगा, जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया वो करंट ही बंद कर देगा, राइट। बट एसी सर्किट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसी सर्किट में क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन बदलता रहेगा। एक बार इस तरफ चार्ज किया तो थोड़े ही टाइम के बाद वापस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसको चार्ज करेगा, इस प्लेट को। वापस करंट अपोजिट होगा, इसको चार्ज करेगा, वापस करंट अपोजिट होगा, इसको चार्ज करेगा। मतलब एसी के केस में कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। लेट्स सी दिस, क्या लिखा है देखिए, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन डीसी, करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। डीसी में जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा करंट फ्लो होगा। एज द चार्ज accumulate on the capacitor plate, the voltage across the capacitor will also increase, which will oppose the current, and hence the capacitor in a DC circuit will limit or oppose the current as it charges. And when the capacitor gets fully charged, then the current in the circuit falls zero. जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है तब सर्किट का करंट क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। बट when the capacitor is connected to an AC source, जो अपना चैप्टर है, it limits or regulates the current, but it does not completely prevent the flow of charge. तो AC सर्किट में कैपेसिटर करंट को रेगुलेट करेगा, बंद नहीं करेगा। डीसी में तो करंट को सीधा बंद ही कर दिया चार्ज होते ही, यहाँ पे करंट को AC में बंद नहीं कर पाएगा कैपेसिटर, बट इट विल जस्ट रेगुलेट और लिमिट दी करंट। Okay, the capacitor is alternately charged and discharged as the current reverses each half cycle. So capacitor will keep on charging, discharging, right, in every half cycle. Her half cycle में capacitor will get charged, discharge, charge, discharge. Okay, let's get the formula for the current. So we have taken a capacitor C, and we have taken a battery of the voltage V equal to Vm sin omega t. Let's say the current in the circuit is I, which we want to obtain, and at some particular moment say the charge on the plate of capacitor is Q, right. At some moment the charge on the plate of capacitor is Q. So we can simply write that whatever voltage we have applied, that will be directly obtained across the capacitor. हमने जो वोल्टेज दिया है वो सीधा कहाँ जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा, बिकॉज और कोई तो है ही नहीं बीच में। Now we know the formula for the capacitor voltage, which is Q by C. Q is the charge on plate of capacitor. So we got here Q equal to
C into V. What is V? V equal to Vm sin omega t. Now what is charge? Charge होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और से अगर करंट लाना है तो करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी. सो वी कैन राइट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. करंट कितना है बच्चों? करंट है डी क्यू बाई डी टी. ओके, लेट्स डिफरेंशिएट दिस डी बाई डी टी ऑफ चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे सी इंटू वी एम साइन ओमेगा टी. लेट्स सिंपली डिफरेंशिएट. सी एंड वी एम आर कॉन्स्टेंट. सी वी एम कॉन्स्टेंट. साइन का डेरिवेशन हो जाना है कॉस ओमेगा टी, और बच्चा कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी का डेरिवेशन वापस क्या होता है? ओमेगा. साइन का डेरिवेशन हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेशन वापस क्या होता है? ओमेगा. दैट्स अ सिंपल डेरिवेशन, आपको आता ही होगा, राइट? सो करंट आपको मिल गया बच्चों वी एम. नाउ दिस ओमेगा इंटू सी कैन बी रिटर्न एज 1 बाई ओमेगा सी इन डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वापस कहाँ आता है? न्यूमरेटर में ही आता है. So instead of this omega c in numerator, we can write in denominator of denominator, and this cos can be written as sin omega t plus 90. सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज कॉस ओमेगा टी. तो ये हो गया मेरा मेन इक्वेशन. अब मुझे यहां से आउटकम क्या क्या मिले, मुझे वो देखना है. तो मुझे बच्चा सबसे पहला आउटकम मिला यहाँ पे कि करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस. तो कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? 1 बाई ओमेगा सी. तो ये जो टर्म बना आपका 1 बाई ओमेगा सी, इसे कहते हैं एक्सी, विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्या कहते हैं इसको? एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज 1 बाई ओमेगा सी. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ. एंड वन मोर थिंग, इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ओमेगा टी में प्लस पाई बाई 2 आया, मतलब करंट पाई बाई 2 जितना आगे चल रहा है. आगे मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, आगे मतलब करंट हमसे आगे चल रहा है वोल्टेज से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री. आगे चल रहा है मतलब लीड कर रहा है. करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2, और टाइम में लिखो तो टी बाई 4. तो करंट क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे वोल्टेज को लीड कर रहा है. इंडक्टर में करंट क्या किया था? लैग किया था. और ये कैपेसिटर में करंट क्या करता है बच्चा? लीड करता है. कितना एंगल से लीड करता है? पाई बाई 2. चलो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा और इसका पावर क्या बनेगा? एंड वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स टू डू. 5 एग्जांपल करने हैं बच्चे. ओके, अच्छा चलो उससे पहले इसका ग्राफ बना देते हैं बच्चा. तो ग्राफ कैसा दिखेगा, और फिर फेजर बनाएंगे. तो ये हो गया आपका वोल्टेज एज यूजुअल. दिस इज ओमेगा टी. दिस एंगल इज 90, 180, 3 पाई बाई 2. दिस इज 1 साइकिल कंप्लीटेड 2 पाई. ओके, नाउ करंट कहाँ चल रहा है बच्चों? करंट अपने से 90 डिग्री आगे चल रहा है. आगे मतलब अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है तो करंट इससे आगे यहाँ पे ही मैक्सिमम हो जाएगा. वोल्टेज यहाँ पे 0 हुआ तो करंट उसके आगे ही 0 हो जाएगा, राइट? वोल्टेज यहाँ पे मिनिमम हुआ है तो करंट उसके पहले यहाँ ही मिनिमम हो जाएगा. वोल्टेज यहाँ पे 0 हुआ है तो करंट उसके पहले ही 0 हो जाएगा. तो द करंट विल फ्लोज लाइक दिस. यहाँ पे आपका करंट, दिस इज हाउ यू गेट द करंट. नाउ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम, फेजर बनाया अगर इसके लिए ही, सिंपल सा फेजर बच्चों. अब हम ज्यादा पॉइंट्स नहीं खींचेंगे. वी सिंपली राइट, अगर ये वोल्टेज का फेजर है V एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, तो करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है. लीड कर रहा है मतलब करंट 90 डिग्री आगे है. तो करंट 90 डिग्री में यहाँ पे लाइन बना दीजिए. ये हो गया फेजर ऑफ द करंट. कितना आगे? करंट 90 डिग्री. तो करंट क्या कर रहा है बच्चों? 90 डिग्री यहाँ पे कर रहा है लीड. ओके, चलो इसका पावर निकालते हैं. पावर कितना आएगा इसमें भी? सो बच्चा लेट्स फाइंड द पावर इन दिस केस. आपको पता चल ही चुका है कितना आएगा पावर आपका. ओके, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर. एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर. चलो बच्चा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था?
वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट आपका आया था वी एम बाई 1/ω/c कॉस ओमेगा टी। मैंने आगे से ही फॉर्मूला लिया है। तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा एट एनी टाइम, पावर एट एनी टाइम, सो पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज की जगह रख दो वी एम साइन ओमेगा टी, एंड करंट की जगह वी एम बाई 1/ω कॉस ओमेगा टी। चलो वापस आया बच्चों, साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा साइन 2θ/2, आगे जो फॉर्मूला यूज करा वही। सो वी कैन राइट दिस पावर इक्वल टू वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1/ω/c। आई एम राइटिंग इट अगेन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, एंड दिस साइन ओमेगा टी, ये 1/ω/c की जगह आप लिख सकते हो एक्सी। साइन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा बच्चा, साइन 2ω/t डिवाइड बाई 2। ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो अगर एक टाइम पीरियड पे एवरेज फाइंड करना है तो विल टेक द एवरेज ऑफ दिस। चलो एवरेज कितना हो जाता है बच्चों, सो वी नो द एवरेज ऑफ साइन एंड कॉस ओवर वन साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब यहां भी एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0। मतलब कैपेसिटर भी कोई पावर लॉस करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब सर्किट का पावर घट रहा होगा तब कैपेसिटर अपने स्टोर्ड पावर को वापस दे देगा सर्किट को, राइट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the electric field between the plates, and during discharging return same energy to the source। इसीलिए सोर्स का कोई भी नेट एनर्जी चेंज होता नहीं है, राइट। तो इस केस में भी जो करंट होगा वो पावर लॉस के बिना फ्लो हो रहा है। तो यहां भी जो करंट है वो कैसा है बच्चों, पावरलेस, मतलब वॉटलेस करंट, क्योंकि कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो ये कर दिए बच्चे अब मैंने तीनों केस, एसी अप्लाइड टू रेजिस्टर, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, एंड एसी अप्लाइड टू कैपेसिटर। 50 to 53 मिनट्स में मैंने तीनों केसेस आपको कराए कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं बच्चे इसके 5 एनसीईआरटी एग्जांपल्स, और अगले क्लास में एज आई टोल्ड यू एलसीआर एसी सीरीज सर्किट करेंगे जहां पे तीनों को अपने साथ में ज्वाइन कर देंगे। चलो एग्जांपल नंबर 1, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt, a 220 volt supply line, find the resistance of the bulb, the peak voltage of the source and the RMS current through the bulb। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सो आपको दे दिया बच्चों बल्ब का पावर, कितने वॉट का बल्ब है 100 वॉट का, और आपने जो जोड़ा है वो 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो हमेशा एसी होता है। अपने घर पे जो सप्लाई लाइन आता है वो एसी होता है, और एसी में जो वैल्यू दिया होता है वो कौन सा करंट होता है, हमेशा आरएमएस होता है। तो आरएमएस दिया है 220। चलो सबसे पहला क्या फाइंड करना है आपको, रेजिस्टेंस आर। सो वी नो द वेरी सिंपल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, नो, पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। चलो वी स्क्वायर 220 स्क्वायर डिवाइड बाई पावर 22 इंटू 22 हो जाएगा 484 ओम। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, राइट। चलो देन यू वांट टू फाइंड दी पिक वोल्टेज। पिक वोल्टेज फाइंड करना है बच्चों, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ दी आरएमएस वोल्टेज, क्योंकि आरएमएस क्या होता है, वीएम बाई √2। सो √2 इज 1.41, आरएमएस वैल्यू है 220, दिस विल बी 31.8 मिनट, दिस इज 310.2 वोल्ट। तो ये हो गया वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। चलिए और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द आरएमएस करंट। सो बच्चों बहुत सिंपल है, करंट क्या होता है, आरएमएस करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस।
Ohm's law, I equal to V by R. RMS voltage is 220 and resistance is 484. So your answer will be, I have a calci in my hand, 0.454 एम्पियर. आप एग्जाम में सॉल्व कर लेना भाई, मुझे तो नहीं एग्जाम देने बैठना है आपके साथ. मेरा काम है आपको फिजिक्स सिखाना, मैं वही कर रहा हूं. डन विद दिस सिंपल क्वेश्चन. अगला सवाल देखते हैं. अ प्योर इंडक्टर of 25 millihenry. चलो इंडक्टर L is given 25 milli is 10 power minus 3 Henry connected to a source of 220. जो भी सोर्स दिया होता है हमेशा क्या होता है, RMS 220 वोल्ट. फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL and the RMS current IRMS if the frequency is 50. Frequency F is given which is 50 hertz. चलो पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसे हम प्यार से कहते हैं XL, जो होता है ओमेगा इंटू एल. ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 50. एल का वैल्यू है 25 मिली. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर बन जाएगा 25 इंटू पाई डिवाइड बाई 10, दैट इज 7.85 ओम. ये आ गया एक्सएल का वैल्यू. चलो आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द आरएमएस करंट. ठीक है, तो आरएमएस करंट क्या हो जाता है, वीआरएमएस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. और इंडक्टर के केस में क्या लेना पड़ता है आपको, एक्सएल 220 डिवाइड बाई 7.85. 220 डिवाइड बाई 7.85, दिस विल बी 28 एम्पियर. तो लो भाई ऐसा ऐसे क्वेश्चन है, बोलो 2-2 मार्क में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में. तो जरूरी नहीं है भाई कि सब कुछ डिफिकल्टी आए एग्जाम में. हाँ, पास करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, नहीं तो सारे बच्चे उड़ जाएंगे. अपने चैनल पे जो पढ़ते हैं वो उड़ने का चांसेस नहीं है ना. तो हम एग्जाम आ रहा है ना, मेरा टारगेट है 25-26 तारीख तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आपका. मतलब पहले 8 चैप्टर, 6 तो हो चुके हैं, 7वां चल रहा है, 8वां बचा. 7वें में और 2 लेक्चर बढ़ेंगे और 2 लेक्चर में आपका 7वां चैप्टर खत्म हो जाएगा. और 8वें के भी 2 ही लेक्चर है ना. बाकी अब आपके हाथ के ऊपर है कि आप कितना इसको देखते हो, कितना इसमें से सीखते हो, कितना इसका बेनिफिट लेते हो. बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल है ना, वो आपको सिर्फ जेई करवाते रहते हैं. इतना डेप्थ में थियरी ऑलमोस्ट कोई नहीं करवाता आपको, हम करवाएंगे. राइट. और मैंने एक शेड्यूल बना के रखा है कि इस साल मुझे 12th अच्छे से कंप्लीट कर देना है, पूरा सारे चैप्टर. अगले साल मैं 11th अच्छे से करूँगा, साथ साथ में 12th के जेई सेशन चलाऊँगा. जेई में भी ना मेरे पास पूरा भंडार पड़ा हुआ है, भंडार. मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ जेई, बट क्या टाइम नहीं कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. चला नहीं, बस आगे बढ़ते. अ लैम्प इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ कैपेसिटर. प्रेडिक्ट और ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस. व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस. ये अच्छा क्वेश्चन है. तो वी हैव अ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डीसी सप्लाई वोल्टेज है. ये कौन सा वोल्टेज है, डीसी. और सेकंड केस में हम लोग यही बल्ब और कैपेसिटर को जोड़ना है एसी वोल्टेज के साथ. यह है एसी. राइट. अब डीसी में क्या होगा बच्चों, डीसी में जैसे ही आप स्विच चालू करोगे, कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा तब तक करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा. कैपेसिटर के चार्ज होते ही बल्ब बंद हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज. बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग वंस द कैपेसिटर is fully charged. Right. While in case of AC में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, मतलब बल्ब विल ग्लो कॉन्स्टेंटली. बल्ब विल ग्लो कॉन्स्टेंटली इन AC, है ना. अब क्या हुआ, देखो दोनों में आपने क्या करा है, कैपेसिटर रिड्यूस करा है. देखिए इसमें अगर आप कैपेसिटर को रिड्यूस करोगे क्या होगा, देखिए कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था पहले से, उसके बाद आपने कैपेसिटर को रिड्यूस कर दिया. अगर कैपेसिटर को रिड्यूस करोगे तो उसका वोल्टेज भी क्या होना है, रिड्यूस होना है.
मतलब उसके पास जो चार्ज एनर्जी थी, उसने जो चार्ज को स्टोर करा था वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर अगर आप कम कर दोगे तो जो चार्ज उसने स्टोर करके रखा है वो भी उसको कम करना पड़ेगा। मतलब जो चार्ज आपका एक्स्ट्रा है वो वापस सर्किट में फ्लो होगा, मतलब वापस कुछ फ्रैक्शन तक बल्ब जलेगा और बंद हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस द एक्स्ट्रा चार्ज will flow and the bulb will glow for very short duration till the voltage across capacitor become equal to द बैटरी। ठीक है, सपोज इसने पहले 50 कूलम चार्ज को स्टोर करके रखा है, अब आपने कैपेसिटी घटा दी तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा, तो उसको चार्ज वापस कम करना पड़ेगा। तो सपोज 50 में से अब उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी 20 कूलम भी हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा 30 कूलम है वो कहाँ जाएगा, वो सर्किट में वापस फ्लो करवाना पड़ेगा। और जैसे ही वो 30 कूलम फ्लो होगा, अगेन बल्ब विल ग्लो फॉर द मोमेंट, और जैसे ही चार्ज वापस सेम हो जाएगा, मतलब वोल्टेज वापस सेम हो जाएगा, बल्ब वापस बंद हो जाएगा। डीसी में क्या होगा, अभी इसमें ध्यान से देखना। एसी में, तो एसी में आपका एक्सी कितना होता है, 1/ω/c। तो अगर आपने यहां पे कैपेसिटेंस घटाया दोनों इनवर्ट से, तो एक्सी बढ़ जाएगा। अगर एक्सी बढ़ गया तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। यहां पे देखो, दोनों को मिलके वोल्टेज खाना है, ये है वीआर और यहां पे क्या है, वीसी। दोनों को मिलके अपना वोल्टेज बनाना है, राइट। तो हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, ध्यान से देखना। आपने जैसे ही कैपेसिटेंस कम किया, कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ गया, मतलब कैपेसिटर जो वोल्टेज खाएगा वो बढ़ गया। अगर कैपेसिटर ने ज़्यादा वोल्टेज खा लिया तो वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब कम हो जाएगा। अगर बल्ब को वोल्टेज कम मिला तो बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। हैंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। अंडरस्टूड, आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 15 माइक्रोफैराडे, ये माइक्रो लिखा है, सो वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराडे, माइक्रो इज 10⁻⁻6, it is connected to 220 volt line, this is Faraday। चलो 220 वोल्ट की लाइन है, मतलब क्या दिया होता है, आरएमएस, और उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्सी, एंड द करंट का आरएमएस वैल्यू एज वेल एज करंट का मैक्सिमम वैल्यू। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, फॉर्मूला इज 1/ω/c, ओमेगा इज 2πf into c, let's put the value 2πf 25 10⁻⁻6। देखो मैं 10⁻6 को ऊपर ले रहा हूँ, 6 मिनट कर दिया, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 25 के 15 है, 15 है, डिवाइड बाई 15, तो ये आ रहा है 212.3 ओम। तो ये आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस 212.3 ओम। ये 25 नहीं है, 15 है, राइट। एक्सी आ गया। और क्या चाहिए, करंट का वैल्यू चाहिए ना, आईआरएमएस। चलो क्या होता है आईआरएमएस बच्चों, वीआरएमएस डिवाइड बाई एक्सी, 220 डिवाइड बाई 212.3, दिस इज 1.036 एम्पियर। चलो इसका पिक वैल्यू क्या होगा बच्चों, पिक वैल्यू हमेशा क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ दी आरएमएस वैल्यू। तो इसको √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.41, दिस इज 1.46 एम्पियर। आ गया पिक वैल्यू। अब क्या करा है आपने, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया। अब ये मस्त क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी अगर आपने डबल कर दी, इफ ओमेगा इज डबल्ड, देखना क्या होगा।
तो आपका XC क्या है बच्चों, 1/ω/c। तो अगर ये आपने डबल कर दिया तो XC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्स। तो अगर ओमेगा डबल करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, XC कैसा हो जाएगा, हाफ। अब जो आपका करंट है बच्चों, करंट क्या होता है, करंट होता है आपका RMS डिवाइड बाय XC। तो अगर ये XC आपका कम हो गया है तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, hence the current will also double। तो जैसे ही बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, XC 1/ω/c है, फ्रीक्वेंसी डबल करते ही XC क्या हो गया, आधा हो गया। अगर XC आधा हो गया तो करंट क्या होता है, VRMS बाय XC। अगर XC आधा हो गया है तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2-2 मार्क के। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए। तो सवाल में ऐसा पूछा है कि एक इंडक्टर है और एक बल्ब है, राइट। हमें क्या करना है, आयरन रॉड को इंसर्ट करना है बिटवीन द इंटीरियर ऑफ इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है ना, उसके अंदर हमें आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करना है। तो हम इसके अंदर आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इससे बल्ब के ग्लो में क्या फर्क पड़ेगा हमें बताना है। आयरन रॉड इंसर्ट करने से बल्ब के ग्लो में क्या फर्क पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है बच्चों। तो जो भी वोल्टेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इंडक्टर को मिलेगा, दूसरा रेजिस्टर को मिलेगा। अब इंडक्टर को जो वोल्टेज मिलता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज, V = IRMS × XL, V = IR। इंडक्टर के R की जगह क्या लिखना है आपको, XL लिखना है। चलो ये XL क्या होता है बच्चों, ओमेगा × L। अब जैसे ही आपने आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करा, इट विल इंक्रीज द इंडक्टेंस। अल्ले बच्चों, अगर ये इंडक्टर बढ़ गया तो जो इसका वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, हैंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल इंक्रीज। अब अगर ये इंडक्टर ज्यादा वोल्टेज खा गया तो रेजिस्टेंस को वोल्टेज कम मिलेगा, VR विल डिक्रीज। अगर बल्ब को वोल्टेज कम मिला, हैंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल रिड्यूस, हैंस ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल रिड्यूस। बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। आपने जैसे ही रॉड अंदर डाला यहाँ पे, इसका इंडक्टेंस बढ़ा तो इसने ज़्यादा वोल्टेज खा लिया। अगर इसने ज़्यादा वोल्टेज खा लिया तो बल्ब को वोल्टेज कम मिलेगा। अगर बल्ब को कम वोल्टेज मिला तो बल्ब का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो ये हो गया बच्चा आपका AC करंट का अध्याय नंबर 1। अगला अध्याय भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा है ही नहीं है चैप्टर, बिकॉज सम टॉपिक्स आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड। जो बच्चे कुछ 2, 4, 5 थियरी है वही हम अच्छे से करेंगे और इसमें अच्छे से मार्क हम स्कोर करके आएंगे। चले वापस कह रहा हूँ बच्चा, बहुत मेहनत लग रही है ये कंटेंट बनाने में, तो कृपया करके थोड़ी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद की जाए, राइट। और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे खासे आपको नोट्स यहाँ से मिल रहे हैं, रिवीजन में आपको बहुत काम आएंगे आगे जाके। ये नोट्स मैं प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं दे पा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि अगर प्रिंटेबल फॉर्म में दिए तो फिर हर जगह शेयर हो जाएंगे, वो हम नहीं चाहते अभी, है ना। चाहते हैं कि आपके फ़ोन में ही ये नोट्स रहे ताकि आप कभी भी कहीं भी इसको रिवाइज कर पाओ। चलिए बच्चा, मिलेंगे वापस अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।